everyone, I am back with another lecture and this lecture is about Charter Act of 1833. ठीक है, तो इसके बेसिस पर अगर मैं आपसे पूछूं कि इससे पहले कौन से ईयर में चार्टर एक्ट आया हो सकता है, तो आपको मैंने एक बात बताई थी कि 20-20 ईयर्स के गैप में चार्टर एक्ट्स आ रहे थे। ठीक है, और ये बेसिकली इसलिए आए थे जिससे कि जो ब्रिटिश रूल है यहाँ पे वो कम्प्लीटली इस्टेब्लिश हो जाए। ठीक है, ऑफिशियली एक अथॉरिटी फॉर्म हो जाए ब्रिटेन की तरफ से, जिससे कि जो ईस्ट इंडिया कंपनी है वो अपना ट्रेड के साथ साथ जो बाकी अफेयर्स कंट्रोल करने लगी थी उस पर रेगुलेशन रख सके ब्रिटिश गवर्नमेंट। ठीक है, तो ये जो एक्ट आया था ये 1813 में आया था, 1833 से पहले, क्योंकि 20 ईयर्स का गैप है। उससे पहले वो 1793 में आया था। फाइन, तो 1833 के बाद एक और एक्ट आएगा, वो 1853 में आएगा। ठीक है, अब ये 20 ईयर्स का गैप क्यों आया है, इसका क्या रोल है वो मैं आपको बताऊंगी। उससे पहले देखिए, ये जो चार्टर एक्ट 1833 वाला है, इससे पहले 1813 का जो एक्ट आया था उसको हम ईस्ट इंडिया कंपनीज एक्ट भी बोलते हैं। ये 33 वाले एक्ट को हम सेंट हेलिना एक्ट या फिर गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट के नाम से भी जानते हैं। अनअकैडमी आपके लिए प्राइस हाइक अलर्ट लेकर आया है, जिससे कि आपको जो सब्सक्रिप्शन बाद में ज़्यादा प्राइस में मिलने वाला है, आप उसी सब्सक्रिप्शन को 10% कम प्राइस में ले सकते हैं बाय यूजिंग द कोड सिंपल YT, दैट इज़ SIMPLEYT. Okay, when you are going for the subscription, do not forget to apply the code simple YT. अनअकैडमी एस्पायर प्रोग्राम अनअकैडमी आपके लिए लेकर आया है जितने भी सिविल सर्विस एस्पिरेंट्स हैं उनके लिए एवरी मंथ, ओके, ऑन द डे 10 and 25 ये टेस्ट कराया जाएगा। जो पेपर का पैटर्न होगा वो पेपर 1 जो प्रीलिम्स का पेपर होता है उसी के जैसा होगा। ठीक है, जो भी स्टूडेंट टॉप 50 में आते हैं उनके लिए एक्साइटिंग प्राइसेस और स्कॉलरशिप्स हैं अनअकैडमी की तरफ से। ऑल्सो द टॉप 3 स्टूडेंट्स दे विल बी गेटिंग फ्री सब्सक्रिप्शन फ्रॉम अनअकैडमी। ये टेस्ट अभी रिसेंटली 25 अक्टूबर को कराया जाएगा एट 10 AM, सो डू नॉट फॉरगेट टू अप्लाई फॉर इट. Unacademy doesn't keep any language barrier, and also you should not face any language barrier when you are going for the preparation on Unacademy. ठीक है, तो आपके लिए रास्ता और स्मूथ करने के लिए, आपको भाषा को समझने में कोई प्रॉब्लम ना हो, उसके लिए Unacademy आपके लिए 3 डिफरेंट काइंड्स ऑफ कोर्सेज लेके आया है. फर्स्ट कोर्स इज बाइलिंगुअल. जो भी बच्चे हिंदी में पढ़ना चाहते हैं प्लस वो इंग्लिश में भी पढ़ना चाहते हैं, वो मीडियम ऑफ इंस्ट्रक्शन दोनों रखना चाहते हैं, देन दे कैन गो फॉर बाइलिंगुअल कोर्सेज. जो भी बच्चे पूरी तरह से हिंदी में तैयारी करना चाहते हैं, जितना भी मटेरियल है वो हिंदी में लेना चाहते हैं, तो उनके लिए हिंदी के कोर्सेज हैं. एंड ऑल द स्टूडेंट्स हु आर कंफर्टेबल इन इंग्लिश दे कैन गो फॉर इंग्लिश बैचेस. So when you are going for the subscription on Unacademy, you will avail all these benefits. These are the unlimited benefits that you are going to get from Unacademy. Like you can learn live from the comfort of your home with unlimited access to all the courses by the top educators of India on just one platform. ठीक है, this is one very big advantage to all the students who are going to subscribe Unacademy, कि उनको जितने भी एजुकेटर्स की ज़रूरत है, ठीक है, इंडिया के जो बेस्ट एजुकेटर्स हैं इस फील्ड में वो आपको इसमें पढ़ाएंगे. फाइन, आपका जो कवरेज है सिलेबस का वो पूरा अनअकैडमी करवाएगा, और साथ ही उसके साथ साथ डाउट क्लियरिंग सेशंस और आंसर राइटिंग सेशंस भी कराए जाएंगे अनअकैडमी की तरफ से, जिससे कि आपकी प्रैक्टिस और ज़्यादा अच्छे से हो. साथ ही आप जब रियल टेस्ट देने जाएं तब तक आपको आंसर राइटिंग की अच्छी प्रैक्टिस हो जाए. सो जो स्टडी मटेरियल है वो आपको वीडियो के ही फॉर्मेट में नहीं बल्कि PDF फॉर्मेट में भी प्रोवाइड किया जाएगा. एंड अब ये जो आप प्रिपरेशन कर रहे हैं इसको जज करने के लिए, इसको एनालाइज करने के लिए, ठीक है, यू कैन गो थ्रू दिस इवैल्यूएशन प्रोसेस जो कि लाइव टेस्ट सीरीज़ है. आप उसमें खुद को इवैल्यूएट कर पाएंगे. ये आपको रियल एग्ज़ाम की ही फीलिंग देगा, क्योंकि इसमें भी ऑल इंडिया लेवल पर ही टेस्ट लिया जाएगा, उसी में से आपकी रैंक्स आएंगी. ओके, सो दिस विल ऑल्सो बिल्ड अप योर मेंटल स्टेटस. तो अब ऐसा है कि ये जो प्रोसेस है इसमें आपको कोई भी इशू फेस ना करना पड़े. एंड ऑल्सो you could be tracked by the Unacademy. तो उसके लिए आपको एक पूरा प्रिपरेशन के
दौरान एक मेंटोर प्रोवाइड किया जाएगा जो कि आपका पर्सनल मेंटोर होगा। उससे आप यू कैन जस्ट लर्न ऑल द थिंग्स, आप डिस्कस कर सकते हैं सारी थिंग्स। और ये भी बात है कि ही विल गाइड यू थ्रू दिस एंटायर प्रोसेस। ठीक है, आपको प्रोसेस में कहीं भी प्रॉब्लम आ रही है आप उसके साथ डिस्कस कर सकते हैं। सो यू आर गेटिंग ऑल दिस बेनिफिट्स with just one subscription on Unacademy. When you are going for the subscription, do not forget to apply the code SIMPLEYT so that you can get 10% extra off. Unacademy's Champions Conclave is one such session where all the toppers from Civil Service 2019, they'll be speaking to you, they will give you tips and tricks and also the plans and strategies which help them to crack this exam. ठीक है, it is always better to be guided by somebody who has already cracked that particular exam instead of somebody who hasn't. ओके, तो इससे आपको काफ़ी हेल्प मिलेगी। आप सब्सक्राइब करने के बाद अनअकैडमी पर जाके ये कभी भी देख सकते हैं। यू विल फाइंड अ लॉट ऑफ सेशंस देयर। T20 डेली करंट अफेयर सीरीज़ आपके लिए फ्री लेकर आया है अनअकैडमी। इसमें डेली 7:30 पे 20 क्वेश्चंस की क्विज कंडक्ट कराई जाएगी जो कि 20 मिनट में आपको सॉल्व करके देनी है। इट वुड बी ऑफ 40 मार्क्स। तो इसके एंड में आपको टेस्ट एनालिसिस रिपोर्ट कार्ड, एक डिटेल्ड रिपोर्ट कार्ड प्रोवाइड किया जाएगा जिससे कि आप पता कर पाएंगे दैट हाउ मच अपग्रेडेड एंड अपडेटेड यू आर। ठीक है, तो ये जो आपको लिंक्स नीचे दे रखे हैं, आप वो लिंक्स को क्लिक करके हमारे चैनल पर पहुंच सकते हैं जहां पे आपको यूपीएससी से रिलेटेड काफ़ी ज़्यादा इम्पॉर्टेंट कंटेंट भी प्रोवाइड किया जाएगा। ओके, एंड ऑल द लेक्चर्स, नॉट ओनली द हिस्ट्री और like polity, you will get a lot many things from there. Okay, so just go and click on our links. So we are starting with our topic that is Charter Act of 1833. तो ये एक ऐसा एक्ट है जो कि इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन चल रहा था इंग्लैंड में तब लाया गया था। ओके, इंडियंस हैड टू फंक्शन एज मार्केट फॉर द इंग्लिश मास प्रोडक्शन। ठीक है, एंड उस टाइम पे जो एक फिलॉसफी यूज़ की जाती थी, इट वाज ऑन द बेसिस ऑफ लाइज फेयर। ठीक है, लिबरल कॉन्सेप्ट यूज़ किया जाता था। तो इस एक्ट के थ्रू इंडिया अब प्रॉपरली ब्रिटिश कॉलोनी बनने जा रहा था। फाइन, सो फीचर्स क्या क्या थे इस एक्ट के? द कंपनीज कमर्शियल एक्टिविटीज़ वर क्लोज्ड डाउन। ठीक है, जो कंपनी की कमर्शियल एक्टिविटीज़ थी वो सारी बंद कर दी गई थी। इंस्टेड इट वॉज मेड इनटू एन एडमिनिस्ट्रेटिव बॉडी फॉर ब्रिटिश इंडियन पोजेसन। ठीक है, जितने भी पोजेशंस थे ईस्ट इंडिया कंपनी ने इससे पहले लिए थे, उनके पास जितनी भी कमर्शियल एक्टिविटीज़ पहले होती थी अब वो बंद कर दी गई थी। इंस्टेड उनको अब एक ऐसी एडमिनिस्ट्रेटिव बॉडी में कन्वर्ट कर दिया गया था जो कि वो सारे पोजेशंस जिनको अब ब्रिटिश क्राउन के नाम के अंडर लिया जाने लगा। ठीक है, ईस्ट इंडिया कंपनी का जो नाम है वो हटा के ब्रिटिश क्राउन का नाम के अंडर लिया जाने लगा और उसी को कंट्रोल करने के लिए, उसी को अच्छे से रूल करने के लिए एडमिनिस्ट्रेटिव बॉडी बनाई गई जो कि ईस्ट इंडिया कंपनी थी। द कंपनीज ट्रेड लिंक्स विद चाइना वर ऑल्सो क्लोज डाउन। ठीक है, हमने 1813 के एक्ट में देखा था कि उनके जो ब्रिटिश बाकी ट्रेडर्स हैं वो आके उनके सारे ट्रेड्स में इंटरफेयर कर रहे थे, लेकिन कुछ ऐसे ट्रेड्स थे जिनकी मोनोपोली अभी भी ईस्ट इंडिया कंपनी के पास थी। उसमें से थे जो टी का ट्रेड है, ठीक है, चाय का ट्रेड, दूसरा ओपियम, और एक था चाइना के साथ जितने भी ट्रेड्स थे वो। अब चाइना के साथ भी सारे ट्रेड लिंक्स बंद कर दिए गए हैं और जो इंग्लिश हैं, ठीक है, जो भी ब्रिटिश हैं वो अब आके इंडिया में फ्रीली सेटल हो सकते हैं। दिस एक्ट लीगलाइज्ड द ब्रिटिश कॉलोनाइजेशन ऑफ द कंट्री। ठीक है, तो सेटल होना मतलब दूसरी कंट्री से आकर वो अपनी कॉलोनीज बना रहे हैं इंडिया में ब्रिटिश, तो उनका कॉलोनाइजेशन होने लगा। ठीक है, अब इंडिया एक कॉलोनी बन चुकी थी ब्रिटिश की इस एक्ट के थ्रू। ठीक है, यहाँ से ईस्ट इंडिया कंपनी जो पहले सिर्फ और सिर्फ ट्रेड के लिए आई थी, उनके ट्रेड जो लिंक्स थे वो भी सारे क्लोज डाउन कर दिए गए थे। तो अगर एक स्नैप में मैं आपको समझाना चाहूँ दैट व्हाट एग्जैक्टली इज चार्टर एक्ट ऑफ 1833, तो इसमें देखिए कुछ ऐसे फीचर्स हैं जैसे कि जो गवर्नर जनरल थे बॉम्बे के,
और गवर्नर जनरल थे उस टाइम पे मद्रास के। ठीक है, तो जो जो गवर्नर्स थे कुछ प्रेसिडेंसीज के जैसे बॉम्बे और मद्रास, उनकी पावर्स को कम कर दिया गया था, और बंगाल के जो गवर्नर थे उनकी पावर्स को बढ़ा दिया गया था, उन्हें पूरी इंडिया का गवर्नर जनरल घोषित कर दिया गया था। ठीक है, और उनके पास ज़्यादा पावर भी आ गई थी, जैसे कि उनके पास पावर थी वो ओवर रूल कर सकते थे। कुछ ऐसे सर्कमस्टांसेस थे जिसमें वो ओवर रूल कर सकते काउंसिल के डिसीजन को। एंड द फॉर्मेशन ऑफ आगरा प्रेसिडेंसी, इसी दौरान आगरा प्रेसिडेंसी भी एक आया था। कोडिफिकेशन ऑफ लॉज, फर्स्ट लॉ कमीशन स्टैब्लिश। ठीक है, इस एक्ट के ही अंडर कोडिफिकेशन ऑफ लॉज हुआ था। ठीक है, जो लॉज थे उनका एक प्रॉपर कोड बना था जिनके बेसिस पर ज्यूरिस्डिक्शन भी मिलेगा, और जो सुप्रीम कोर्ट्स हैं वो भी एक्ट कर सकते थे अकॉर्डिंगली। सिविल सर्विस, आइडिया ऑफ ओपन कंपटीशन। ठीक है, तो यही एक एक्ट है जिससे कि सिविल सर्विसेज को इंट्रोड्यूस किया गया इंडिया में। इट वॉज एन आइडिया ऑफ ओपन कॉम्पिटिशन। ठीक है, तो अगर आपसे पूछा जाए कि सिविल सर्विस जो है वो कौन से एरा में आई, फाइन, कौन से एक्ट के अंडर आई, तो कौन सी पॉलिसी यूज़ की गई थी जिसको अप्लाई करते ही सिविल सर्विसेज का जो ऑप्शन है वो खुल गया था इंडिया में, तो वो है सिविल सर्विस, चार्टर एक्ट ऑफ 1833। ठीक है, चार्टर एक्ट ऑफ 1833 जब आया था इंडिया में तभी सिविल सर्विस का भी कंपटीशन, लाइक इट बिकेम एन ओपन कंपटीशन। मोनोपोली चली गई थी ईस्ट इंडिया कंपनी की, और वो अब एक एडमिन बॉडी रह गया था सिर्फ। एंड दिस वाज मेनली नोन एज सेंट हेलेना एक्ट। सेंट्रलाइजेशन बढ़ चुका था। ठीक है, जो मद्रास और बॉम्बे प्रेसिडेंसी थी उनकी लेजिस्लेटिव पावर कम हो चुकी थी। अब इस एक्ट के अगर हम प्रोविजंस पढ़े डिटेल में, तो कुछ जो गवर्नर जनरल ऑफ बंगाल थे उनको रीडेजिग्नेट कर दिया था एज गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया। मैंने आपको बताया था कि उनको गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया अनाउंस कर दिया गया था। और जो इस एक्ट के दौरान जो फर्स्ट गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया बने वो थे लॉर्ड विलियम बेंटिक। ठीक है, तो लॉर्ड विलियम बेंटिक जो थे वो फर्स्ट गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया बने उस टाइम पे। दस द कंट्रीज एडमिनिस्ट्रेशन वाज यूनिफाइड अंडर वन कंट्रोल। अब सिर्फ एक ही हेड था काउंसिल का, वो था जो गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया, जो कि उस टाइम पे बंगाल के गवर्नर जनरल हुआ करते थे। ठीक है, अब वो एक ही हेड के अंडर पूरे जितने भी ब्रिटिशर्स थे वो एक ही हेड के अंदर आ चुके थे। द गवर्नर्स ऑफ बॉम्बे एंड मद्रास लॉस्ट देयर लेजिस्लेटिव पावर्स। ठीक है, अब जो लेजिस्लेटिव पावर्स बॉम्बे और मद्रास के गवर्नर्स के पास थी अब वो नहीं रही थी उनके पास। जो पूरी लेजिस्लेटिव पावर थी, जो पूरी ब्रिटिश इंडिया की लेजिस्लेटिव पावर थी, वो सिर्फ और सिर्फ गवर्नर जनरल ऑफ बंगाल, जो कि गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया उस टाइम पे कहलाने लगे थे। द गवर्नर जनरल इन काउंसिल हैड द अथॉरिटी टू अमेंड, रिपील or alter any law pertaining to all people and places in British Indian territories, whether British, foreign or Indian native। ठीक है, अब जो पूरी लेजिस्लेटिव पावर मैंने आपको बताई वो गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया, ठीक है, उनके पास आ चुकी थी। तो इस पावर को वो किस तरीके से यूज़ करते थे, वो कोई भी लॉ अमेंड कर सकते थे, रिपील कर सकते थे, या कोई भी लॉ जो ऑलरेडी एग्जिस्टिंग है उसको अबॉलिश भी कर सकते थे। The civil and military affairs of the company were controlled by Governor General in the Council. The Governor General's Council was to have 4 more members. ठीक है, अब एक तो वो है, उनके अलावा 4 और मेंबर्स हो सकते हैं। जो गवर्नर जनरल की काउंसिल थी उसमें टोटल 4 मेंबर्स हो सकते थे। तो 4th member had limited powers only. Fine. For the first time, the Governor General's government was called Government of India and the council was called India Council. ठीक है, जो गवर्नर जनरल काउंसिल थी जो बनी थी उस टाइम पे रेगुलेटिंग एक्ट के थ्रू, तो वो अब कहलाने लगी थी इंडिया काउंसिल। और जो गवर्नमेंट थी, ठीक है, जो गवर्नर जनरल फॉर्म कर रहे थे उसको गवर्नमेंट ऑफ इंडिया बोला जाने लगा। सिग्निफिकेंस क्या था इस एक्ट का, मतलब ऐसे क्या कुछ फीचर्स थे, हमने फीचर्स देखे उसके। अब ये फीचर्स का क्या सिग्निफिकेंस था, क्या इम्पैक्ट था इंडिया में। इट वाज द फर्स्ट स्टेप इन सेंट्रलाइजेशन ऑफ इंडियाज एडमिनिस्ट्रेशन। ठीक है, यहीं से इंडिया के एडमिनिस्ट्रेशन की बात शुरू होती है, सेंट्रलाइजेशन शुरू होता है कि आप जो है वो अंडर वन हेड द एंटायर ब्रिटिश इंडिया वुड बी रूल्ड। द एंड ऑफ द ईस्ट इंडिया कंपनीज कमर्शियल एक्टिविटीज़,
and making it into the British Crown's trustee in administering India. Codification of laws under Macaulay, प्रोविजन फॉर इंडियंस इन गवर्नमेंट सर्विस। ठीक है, तो ये काफ़ी इंपॉर्टेंट एक्ट था क्योंकि इसी के थ्रू इंडियंस को गवर्नमेंट सर्विस में आने का भी मौका मिला। कॉन्सिक्वेंसेस क्या क्या थे इसके? टिल्ट टुवर्ड्स क्रिश्चियनिटी। ठीक है, हमने चार्टर एक्ट ऑफ 1813 में पढ़ा था कि प्रोसेलिटाइजेशन स्टार्ट हो गया था इंडिया में। कैसे? क्योंकि जो मिशनरीज थी वो सेटअप होने लगी थी इंडिया में, वो काफ़ी हद तक मैं बोल सकती हूँ कि सक्सेसफुल हो गई थी, क्योंकि अपॉइंटमेंट ऑफ बिशप वाज वन सच इवेंट जिसने कि ब्रिटिश इंडिया में प्रोसेलिटाइजेशन का डर बढ़ा दिया। ठीक है, फेथ लोग कन्वर्ट कर रहे थे। ठीक है, इट्स द चॉइस, लेकिन प्रोसेलिटाइजेशन उस टाइम पे ही होने लगा था और उसका हेडक्वार्टर कैलकाटा में था। तो सिंस द नंबर ऑफ ब्रिटिश रेजिडेंट्स इन द कंट्री वाज इंक्रीजिंग, द एक्ट अलाउड फॉर हैविंग 3 बिशप्स इन इंडिया। पहले जो 1 बिशप थे उनकी जगह अब 3 बिशप्स आ सकते थे इंडिया में। इट ऑल्सो सॉट टू रेगुलेट द एस्टैब्लिशमेंट ऑफ क्रिश्चियन इंस्टीट्यूशंस इन इंडिया। ठीक है, तो ये एक्ट जो आया तो इसी के दौरान क्रिश्चियन इंस्टीट्यूट्स ज़्यादा से ज़्यादा स्टैब्लिश होने लगे इंडिया में। तो ये एक टिल्ट था क्रिश्चियनिटी की तरफ। ठीक है, तो इंडिया जो ऑलरेडी एक डाइवर्स कंट्री है, वहाँ पे एक और रिलीजन क्रिश्चियनिटी इंट्रोड्यूस होने लगा था। स्लेवरी पर इसके क्या अफेक्ट पड़े? देखिए, इसके इफ़ेक्ट्स मैं बोल सकती हूँ कि अच्छे भी थे, कुछ बुरे भी थे। तो अच्छे जो थे उनमें से ये था कि जो ब्रिटिश रेजिडेंट्स थे वो कंट्री में इंक्रीज़ हो रहे थे, तो उसकी वजह से जो भी स्लेवरी थी वो कम हो रही थी, क्योंकि जो इंडियंस थे उनको भी अब गवर्नमेंट सर्विस में मौका मिल रहा था पार्ट लेने का। Okay, Indian Law Commission. The act mandated that any law made in India was to be put before the British Parliament and was to be called Act. ठीक है, तो जो भी एक्ट इंडिया में मैंडेट किया है, जो भी एक्ट इंडिया में लागू करने वाले हैं, उसको पहले ब्रिटिश पार्लियामेंट में दिखाया जाएगा, वहाँ से अप्रूवल के बाद ही उसको इंडियन एक्ट में कन्वर्ट किया जाएगा। एज पर द एक्ट द एन इंडियन लॉ कमीशन वॉज स्टैब्लिश्ड। ठीक है, तो इस एक्ट के ही अंडर इंडियन लॉ कमीशन स्टार्ट हुआ था, जिसमें कि जितने भी एक्ट्स थे जो इंडिया में पास किए जाने थे उनको अप्रूवल मिलेगा। ठीक है, उनको वेरीफाई किया जाएगा। द फर्स्ट लॉ कमीशन हैड लॉर्ड मकाउले एज इट्स चेयरमैन। जो फर्स्ट इंडियन लॉ कमीशन था उसके जो फर्स्ट चेयरमैन थे वो थे लॉर्ड मकाउले। इट सॉट टू कोडिफाई ऑल इंडियन लॉ। ठीक है, जो इंडियन लॉज थे उनको एक प्रॉपर कोड में कन्वर्ट करने के लिए इंडियन लॉ कमीशन बनाया गया था। अब मैंने आपको बताया कि जो स्लेवरी थी उस पर कम जो अच्छे इफेक्ट्स थे वो इसी वजह से थे कि जो इंडियंस थे उनको अब गवर्नमेंट सर्विसेज में ओपन कंपटीशन मिलेगा। ओके, जो इंडियंस थे तो वो भी पार्टिसिपेट कर सकते थे। ओपन कंपटीशन मतलब यही था, जो यूरोपियंस थे उनसे कॉम्पीट कर सकते थे इंडियंस, लेकिन पहले क्या था, दे वर ट्रीटेड एज स्लेव्स। उनको कॉम्पीट करने का कोई अधिकार नहीं था। गवर्नमेंट सर्विस में सिर्फ और सिर्फ यूरोपियंस ही अपॉइंट किए जाते थे। दिस वॉज द first act that gave permission for Indians to have a share in the country's administration. It stated that merit should be on the basis of employment to government सर्विस एंड नॉट बर्थ, कलर, रिलीजन और रेस। ठीक है, तो यहाँ से एक अच्छी बात हम सीखते हैं कि द मेरिट शुड बी बेसिस ऑफ एम्प्लॉयमेंट। जो एम्प्लॉयमेंट दिया जा रहा है, ठीक है, पहले क्या हो रहा था, जितने भी यूरोपियंस थे सिर्फ और सिर्फ उन्हीं को गवर्नमेंट सर्विसेज में एंट्री मिल रही थी। बट नाउ इट वॉज स्टेटेड दैट द एम्प्लॉयमेंट शुड बी ऑन द बेसिस, शुड बी गिवन ऑन द बेसिस ऑफ मेरिट। ठीक है, नॉट बर्थ, कलर, रिलीजन और रेस। स्प्लिट इन बंगाल प्रेसिडेंसी। ठीक है, जो बंगाल प्रेसिडेंसी, हम बंगाल पार्टीशन पढ़ेंगे जो 1905 में हुआ था, लेकिन उससे पहले कैसे इसकी प्रोसेस स्टार्ट हो गई थी और कैसे प्रोग्रेस करते करते ये 1905 में एक बड़ा इंसिडेंट हो गया था। द एक्ट प्रोवाइडेड फॉर द प्रेसिडेंसी ऑफ बंगाल टू बी डिवाइडेड इंटू प्रेसिडेंसीज ऑफ आगरा एंड फोर्ट विलियम। ठीक है, फोर्ट विलियम हमने पढ़ा था कि बंगाल में हुआ करता था, तो फोर्ट विलियम जो है अब उसको अलग किया जा रहा था प्रेसिडेंसी ऑफ आगरा। जो पहले पूरा प्रेसिडेंसी ऑफ बंगाल था, अब उसको प्रेसिडेंसी ऑफ आगरा फोर्ट विलियम में कन्वर्ट कर रहे थे। बट दिस नेवर केम इनटू इफेक्ट। ओके, बट ऑल्दो इट हैपेंड इन 1905, बट टिल नाउ व्हेन द एक्ट ऑफ 1833 वाज देयर, तब तक तो ये नहीं हुआ था। सो आई गेस दिस वाज ऑल फ्रॉम माय साइड अबाउट चार्टर एक्ट ऑफ 1833।
and I hope you would like the video. Thank you.